वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक फैंटेसी कॉमेडी टाइप की मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है प्रकम्बनम। सच में मूवी बहुत ही फनी लगती है। आप लोग वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में केरला के एक गांव में 70 साल की एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है। एक्चुअली आज कुछ फेस्टिवल होने की वजह से घर वाले काफी सारे डिशेस बना चुके होते हैं, तो वो बूढ़ी औरत अपने मरे हुए लोगों को याद करके अपने फैमिली के साथ कुछ पूजा वगैरह करने लगती है और इसी तरह से घर में जो डिशेस बनाए होते हैं वो डिशेस एक कमरे में रख देती है। मतलब यही मानना होता है कि मरे हुए लोगों की आत्मा यहाँ पर आकर अपने मन पसंद की चीजें खाएंगे, जैसा सू फ्रॉम शो में देखा था हमने। सो पूजा वगैरह करने के बाद आत्माओं को प्राइवेसी देने के लिए वो बूढ़ी औरत, उसका हस्बैंड और उसके दोनों बहुएं सारे लाइट्स ऑफ करके घर से बाहर आ जाते हैं। एक्चुअली ये बूढ़ी औरत बहुत ही धार्मिक होती है, अपने कल्चर के हर एक फेस्टिवल को मनाती रहती है। लेकिन इस बूढ़ी औरत के दो बेटे टोटली अपोजिट होते हैं। इसके दो बेटे किसी कम्युनिटी पार्टी के रूल्स को ही फॉलो करते रहते हैं। जब ये चारों लोग बाहर बैठे होते हैं उसी वक्त इनके घर को उस बूढ़ी औरत के दो बेटे आते हैं और अपने घर में लाइट्स ऑफ देखकर अपनी माँ से पूछने लगते हैं कि अरे माँ, दूसरे घरों में बिजली है, हमारे घर में क्यों नहीं। वो बूढ़ी औरत कहने लगती है, नहीं नहीं, घर में पूजा किया मैंने, हमारे पूर्वजों को प्रसाद देकर हम लोग यहाँ पर बाहर वेट कर रहे हैं। जब तक हमारे पूर्वज खाकर नहीं जाते तब तक लाइट्स ऑफ ही रहेंगी और तुम लोग भी बाहर ही रहो। उसका बड़ा बेटा कहने लगता है, अरे माँ, तुम क्या फालतू चीजों पर यकीन करने लगी। इस तरह से फटाक से दरवाजा ओपन करके घर के सारे लाइट्स ऑन करने लगता है। तभी ये लोग ये देखते हैं कि एक प्लेट में का खाना थोड़ा सा कम हुआ है। उस बूढ़ी औरत की दो बहुएं यही सोचने लगते हैं, खामखा हमने हमारे पूर्वजों को डिस्टर्ब कर दिया, अब वो हमसे नाराज हो जाएंगे। लेकिन तभी उस कमरे से एक बिल्ली बाहर जाने लगती है खिड़की के जरिए से। उस बूढ़ी औरत का बड़ा बेटा कहने लगता है कि यहाँ पर तुम्हारे कोई पूर्वज नहीं आए, वो देखो बिल्ली खाना खाकर जा रही है। अगली बार घर में ऐसे फालतू काम मत करो माँ तुम। दूसरे सीन में कोचीन में एक बॉयज हॉस्टल को दिखाया जाता है। इस हॉस्टल में 3 बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, सिद्धू, पुण्यालन और शंकरन। फिलहाल आज पुण्यालन का बर्थडे होने की वजह से सारे हॉस्टल वाले जबरदस्त तरीके से एंजॉय करते रहते हैं। केक वगैरह काटते, म्यूजिक वगैरह प्ले करते, दारू शारू पीते। इस पुण्यालन की एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम होता है वेदिका। लेकिन इस वेदिका का बेस्ट फ्रेंड इससे बहुत प्यार करते रहता है। हमेशा यही कोशिश में लगा रहता है कि किस तरह से पुण्यालन और वेदिका को जुदा कर दे। लेकिन वो वेदिका पुण्यालन से बहुत सिंसियर तरीके से प्यार करती रहती है। सिद्धू और उसके फ्रेंड्स को जब भी दारू पीने का मन करता है, इनके साथ साथ हॉस्टल का वार्डन भी आकर इनके साथ एंजॉय करते रहता है। सो एक रात उसी तरह से ये लोग फुल दारू पीकर एंजॉय करके सो जाते हैं। आधी रात को सिद्धू को उसके घर से कॉल आने लगता है। सिद्धू वो खबर सुनने के बाद फटाफट से अपने कपड़े छपड़े पैक करके अपने गाँव वापस चला जाता है बिना अपने फ्रेंड्स को बताए। अब पुण्यालन सिद्धू को भागता हुआ देख अपने फ्रेंड से कहने लगता है कि पता नहीं सिद्धू को कौन सी प्रॉब्लम आई है, वो फटाफट से अपने गाँव पर जा रहा है, चलो हम भी उसके गांव पर जाकर उसकी मदद करेंगे। इस तरह से ये लोग भी गाड़ी लेकर सिद्धू के गांव पर जाने लगते हैं। अब सिद्धू वापस अपने घर आने के बाद इसको ये बात पता चलती है कि इसकी दादी इस दुनिया से चल बसी। मतलब मूवी की स्टार्टिंग में जिस बूढ़ी औरत को दिखाया था ना, वही रुक्मिणी सिद्धू की दादी होती है। रुक्मिणी के वो दोनों बेटे रुक्मिणी के डेड बॉडी के ऊपर अपने पार्टी का झंडा डाला होता है और उसी तरह से इनके रीति रिवाज के हिसाब से अंतिम संस्कार करने के बजाय अपने पार्टी के हिसाब से अंतिम संस्कार करने लगते हैं रुक्मिणी का। मतलब रुक्मिणी की डेड बॉडी को जलाने के बजाय दफना देते हैं। अब इसी दरमियान में सिद्धू के फ्रेंड्स भी यहाँ पर आते हैं। यहाँ का सारा कार्यक्रम खत्म होने के बाद पुण्यालन सिद्धू से कहने लगता है कि सिद्धू तुम फटाफट से वापस आ जाओ क्योंकि हमारे कॉलेज में इलेक्शंस चलने वाले हैं ना, कैंपेनिंग का बहुत बड़ा काम है। लेकिन सिद्धू अपनी दादी से बहुत प्यार करते रहता है, सो यह भी वापस जाना नहीं चाहता। हर जगह पर सिद्धू अपनी दादी को ही इमेजिनेशन करते रहता है, इसके साथ बिता हुए पल, बातें, सब कुछ। हर दूसरे दिन सिद्धू का फादर और चाचा सिद्धू से कहने लगते हैं कि अब तुम यहाँ पर रहकर क्या करोगे, तुम वापस कॉलेज चले जाओ। तो सिद्धू भी उसी तरह से अपने कपड़े चपड़े पैक करने लगता है वापस जाने के लिए। तभी सिद्धू का दादा माधवन सिद्धू को अपने पास बुलाकर कहने लगता है, देखो सिद्धू, तुम्हारे पापा और तुम्हारे चाचा ने हमारे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से तुम्हारी दादी का अंतिम संस्कार नहीं किया। एटलीस्ट तीसरे दिन जो पूजा करनी थी वो भी नहीं करवाया। अगर हम लोग मरे हुए लोगों का ढंग से अंतिम संस्कार नहीं करेंगे तो उनकी आत्मा शांत नहीं होगी, बस हमारे आसपास ही भटकती रहेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम तुम्हारी दादी की अस्थियां गंगा में ले जाकर बहा दो, शायद तुम्हारी दादी की आत्मा शांत होगी। सिद्धू कहने लगता है, अरे दादाजी, इतना बड़ा घड़ा
मैं कैसे ले जाऊं? आप एक छोटे से पैकेट में पैक करके दीजिए। इस तरह से उस कमरे में तलाशी लेने पर सिद्धू को एक छोटा पान मसाले का डिब्बा नजर आता है, तो अपनी दादी माँ की अस्थियां इस छोटे से डिब्बे में भर लेता है। कहने लगता है कि मैं इन्हीं अस्थियों को गंगा में बहा दूंगा। उसके बाद सिद्धू वापस अपने कॉलेज पर आता है। तभी सिद्धू को ये बात पता चलती है कि दूसरे लोग कॉलेज में जम के अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं। सो वो चीजें संभालने के लिए सिद्धू कॉलेज जाता है। थोड़ी देर के बाद हॉस्टल में रहने वाले पुनियालन और शंकरन को दारू पीने की इच्छा होती है। फटाफट से एक बंदे से दारू मांगकर ये दोनों अच्छे से दारू पीने लगते हैं। दारू पीने के बाद इन दोनों के पास स्टफ नहीं होता। पुनियालन यही सोचने लगता है, अरे सिद्धू अभी अभी तो गांव से वापस आया है, शायद ये जरूर गांव से कुछ लाया होगा। इस तरह से इसके बैग को चेक करने लगते हैं, तो इसके बैग में वो पान मसाले का डिब्बा होता है। पुनियालन और शंकरन यही सोचने लगते हैं कि ये पान मसाला कब से खाने लगा। इस तरह से वो पुनियालन उन अस्थियों को बाहर निकालकर जिस तरह से ड्रग्स का सेवन करते हैं, इस तरह से उन अस्थियों को अरेंज करके नाक के जरिए से सूंघने लगता है कि पान मसाला खाना भी एक आर्ट है। जब पुनियालन इस तरह से करता है तो उसी वक्त वहाँ का सारा माहौल एकदम से चेंज होने लगता है। मतलब जबरदस्त तरीके से हवाएं आने लगती है। पुनियालन का सर घूमने लगता है। थोड़ी देर के बाद इसको छींक आकर इसकी नाक से भी थोड़ा सा खून बहने लगता है। शंकरन डर के मारे इसको एक थप्पड़ मारकर इसको होश में लाता है। कहने लगता है कि लगता है ये पान मसाला बहुत ही खतरनाक है। अच्छा हुआ तुमने ज्यादा नहीं लिया बे, ऐसी चीज हमारे पास नहीं होना चाहिए। इस तरह से खिड़की के जरिए से बाहर फेंक देता है। उसके बाद सिद्धू और उसके फ्रेंड्स कैंटीन के पास बैठकर आने वाले इलेक्शंस में किस तरह से ये काम करे उसके बारे में डिस्कस करते रहते हैं। तभी पुनियालन सिद्धू के पास आकर कहने लगता है कि कल कॉलेज में दोनों पार्टीज के लीडर्स स्टेज पर जाकर अपना अपना स्पीच देना होगा, और सिद्धू मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा सा स्पीच प्रिपेयर किया है। इस तरह से उसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने लगता है, लेकिन सिद्धू इसके स्पीच को नहीं लेता। दूसरे दिन कॉलेज में वही स्पीच का प्रोग्राम रखा जाता है। सिद्धू के अपोजिट पार्टी वाली लीडर स्टेज पर आकर बहुत ही अच्छे तरीके से अपना स्पीच देने लगती है। इसकी स्पीच सुनकर सारे कॉलेज वाले क्लैप्स भी मारने लगते हैं। उसके बाद जब सिद्धू की बारी आती है तो सिद्धू इतने सारे लोगों को देखकर ये कुछ भी बोल नहीं पाता, बहुत ही नर्वस फील होने लगता है। उसी वक्त पुनियालन स्टेज पर आकर सिद्धू के बारे में और उसी तरह से जब सिद्धू इस इलेक्शन में जीतेगा कॉलेज के लिए क्या करेगा वो सारे पॉइंट्स बहुत ही अच्छी तरीके से बोलने लगता है। इसकी सारी स्पीच बहुत ही संस्कारी होती है, मतलब थोड़ा बहुत संस्कृत भी ऐड करने लगता है। सिद्धू और उसके फ्रेंड्स इसकी स्पीच सुनकर शॉक में रह जाते हैं कि इतने सारे बड़े बड़े वर्ड्स इसने कहां से सीखा। सारी कॉलेज इसकी तारीफ भी करने लगती है। उसके बाद उसी रात सिद्धू बस ऐसे ही आज जो पुनियालन ने स्पीच दिया उस स्पीच को अपने फोन में देखते रहता है। इसे देखकर सिद्धू के तो होश ही उड़ जाते हैं। मतलब पुनियालन का बिहेवियर इसके दादी जैसा होता है, वही मैनरिज्म, वही बात करने का तरीका। जब सिद्धू सो रहा होता है तो सिद्धू को ऐसा लगता है कि इसकी दादी इसके पास आकर इसको बुलाया। यह सपना देखकर ये फटाक से अपनी नींद से जाग जाता है। बाद में सिद्धू पानी पीने के लिए जब एक टेबल के पास जाकर पानी पी रहा होता है तभी शीशे के जरिए से सिद्धू को पुनियालन के बेड पर इसकी दादी नजर आती है। यह देखकर सिद्धू बहुत चीखने चिल्लाने लगता है। इसकी चीख सुनकर इसके सारे रूम वाले जाग जाते हैं। अगल बगल वाले भी इसके कमरे में आकर पूछने लगते हैं कि क्या हुआ तुमको। तभी सिद्धू को अपनी दादी की अस्थियों के बारे में याद आकर फटाफट से अपने बैग में उस डिब्बे को ढूंढने लगता है, लेकिन वो डिब्बा तो इसको नजर नहीं आता। अपने दोनों फ्रेंड से पूछने लगता है कि मेरे बैग में एक पान का डिब्बा था, क्या तुमने उसको देखा? पुनियालन कहने लगता है हाँ यार, हमने ही उस पान के डिब्बे को बाहर निकाला, बहुत ही खतरनाक दवा थी उसमें। उसको कंज्यूम करते ही मेरा सर घूमने लगा और उसी वक्त उस बॉटल को हमने फेंक दिया। सिद्धू डांटने लगता है कि अबे साले वो कोई ड्रग्स वगैरह नहीं था, वो मेरी दादी माँ की अस्थियां थी। उसी वक्त पुनियालन छींकने की वजह से दोबारा इसके शरीर में सिद्धू की दादी माँ आती है। तभी ये तीनों शीशे में सिद्धू की दादी को देखते हैं। ये देखकर इनके तो होश ही उड़ जाते हैं। पुनियालन दोबारा नॉर्मल हो जाता है। यहाँ पर पुनियालन को ये बात पता नहीं होती कि इसके शरीर में सिद्धू की दादी माँ आती है। जब भी रुक्मिणी की आत्मा पुनियालन के शरीर में आती है वो उसी तरह से हरकतें करने लगता है, मतलब औरतें जैसे बात करना, मैनरिज्म, और उसी तरह से औरतों जैसे भी नहाने लगता है। इवन एग्जाम के टाइम पर एग्जाम लिखने के बजाय सिर्फ राम 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 लिखता रहता है। सिद्धू और शंकरन पुनियालन की हरकतें देखकर बहुत डरते रहते हैं। एक बार तो जब पुनियालन औरत बनता है तो बगल वाले हॉस्टल में रहने वाला वो बंदा, मतलब वेदिका का बेस्ट फ्रेंड, इस चीज को देखकर शॉक में रह जाता है कि अचानक से ये पुनियालन औरत की तरह क्यों बिहेव कर रहा है। खैर अब दूसरे दिन कॉलेज के इलेक्शंस खत्म होकर
रिजल्ट का डे होता है और इस इलेक्शंस में सिद्धू जीत जाता है। सिद्धू और उसके फ्रेंड्स बहुत खुश होने लगते हैं। इसी दरमियान में वेदिका का वो बेस्ट फ्रेंड वेदिका के पास आकर पुण्यालन के बारे में बताने लगता है कि वो तुम्हारा पुण्यालन गे बन चुका है पूरी तरह से। मैंने अपनी आंखों से देखा, वो औरतों की तरह बिहेव कर रहा है। यह सुनने के बाद वो वेदिका फटाफट से पुण्यालन के पास आकर इसी के बारे में पूछने लगती है कि आजकल तुम क्यों वियर्ड तरह से बिहेव कर रहे हो। खैर ये सब कुछ छोड़ो, आज रात हमारे घर पर कोई भी नहीं है, मेरे पेरेंट्स दूसरी जगह पर जा रहे हैं, आज रात तुम मेरे घर पर आ जाओ, हम दोनों एंजॉय करेंगे। पुण्यालन भी बहुत खुश होने लगता है कि मैं इसी दिन का तो इंतजार कर रहा था। उसी रात पुण्यालन अच्छे से रेडी शेडी होकर अपने जीएफ के घर पर जाने लगता है। अब पुण्यालन कोई कांड ना कर दे, उसके पीछे पीछे सिद्धू और शंकरन भी जाने लगते हैं। वेदिका पुण्यालन को अपने घर पर लाकर अपना घर दिखाते हुए धीरे धीरे इसको अपने कमरे पर ले जाने लगती है। एट द सेम टाइम वेदिका का वो बेस्ट फ्रेंड वेदिका के पेरेंट्स को कॉल करके यही बात कहने लगता है कि अंकल आप बाहर हो और आपकी बेटी अपने बीएफ के साथ घर पर है। वो दोनों आज रात रोमांटिक होने का प्लान बनाया। पुण्यालन और वेदिका के बीच धीरे धीरे रोमांस स्टार्ट होने लगता है। उसी वक्त पुण्यालन जब छींकने लगता है तभी सिद्धू की दादी की आत्मा इसके अंदर आ जाती है। पुण्यालन वेदिका को दूर धक्का दे देता है कि तुम कैसी लड़की हो, जब तुम्हारे माँ बाप घर पर नहीं तो तुम एक लड़की को अपने घर पर बुला लिया, छी है। इस तरह से वेदिका को बहुत गालियाँ देकर जब बाहर जाने वाला होता है तो उसी वक्त वेदिका के पेरेंट्स भी वापस घर पर आ जाते हैं। इन दोनों को भी डांटने लगता है कि किस तरह से लड़की को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, क्या वो तुम दोनों को नहीं पता, तुम्हारी वो लड़की तुम दोनों का मुंह काला करने वाली थी। अबे और कुछ ज्यादा बकबक ना करे, वेदिका कोई चीज लेकर पुण्यालन के सर पर वार करने पर वो बेहोश हो जाता है। ऑफकोर्स वहीं पर सिद्धू और शंकरन होते हैं। इस चीज को देखकर फटाफट से पुण्यालन के पास आकर इसको अपने साथ ले जाते हैं हॉस्टल। खैर अब पुण्यालन को तो कुछ भी आइडिया नहीं होता ये इसके साथ हो क्या रहा है। सिद्धू और शंकरन जो हुआ वो सारी बात पुण्यालन को बताने लगते हैं। पुण्यालन बहुत डरने लगता है। अरे यार तुम्हारी दादी को मेरा ही शरीर मिला जो मेरे बॉडी के अंदर घुस गई, तुम्हारी दादी की वजह से मेरा ब्रेकअप होने वाला था। सिद्धू भी कहने लगता है कि मेरी दादी माँ की आत्मा को इन्विटेशन देने वाले खुद तुम ही थे बे, क्यों तुमने उन अस्थियों को अपने नाक में ठोसा। पुण्यालन कहने लगता है अरे नहीं यार, मैं ऐसी जिंदगी नहीं गुजार सकता, अब भी मैं तुम्हारी दादी को मेरे शरीर में बुलाऊंगा, तुम अपनी दादी माँ से बात करके मेरे शरीर से निकल जाने के लिए कहो। इस तरह से छींकने की कोशिश करने लगता है। मतलब जब ये छींकता है तभी रुक्मिणी की आत्मा इसके शरीर में आती है, लेकिन इससे छींका नहीं जाता। तभी इन तीनों को अपने ही हॉस्टल में रहने वाला एक पुजारी के बारे में याद आता है। मतलब वो लड़का हमेशा पूजा पाठ करते रहता है, तो उसके पास जाकर भूत भगाने के बारे में पूछने पर वो लड़का इन तीनों को एक मंदिर के बारे में बोलने लगता है कि अगर तुम लोग वहाँ पर जाओगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, वहाँ पर अच्छे से भूत निकालते हैं। उसी वक्त ये तीनों उस मंदिर के पास जाने पर वहाँ पर भी इन तीनों का काम नहीं होता। उसी जगह पर जब एक लड़का लड़की एक साथ होते हैं तो पुण्यालन इस चीज को देखकर इसके शरीर में दादी माँ की आत्मा आकर उस लड़की को बहुत डांटती रहती है कि खुलेआम तुम दोनों चुम्मा चाटी कर रहे हो, क्या शर्म नहीं आती। बहुत जबरदस्त तरीके से हंगामा होने लगता है। सिद्धू और शंकरन पुण्यालन को लेकर फटाफट से वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद सिद्धू अपने चाचा को यहाँ पर बुलाकर पुण्यालन के बारे में बताने लगता है कि मेरे फ्रेंड के शरीर के अंदर दादी माँ की आत्मा है, तुम्हें दादी माँ से बात करके जाने के लिए कहो ना। तो सिद्धू को चाचा उसी तरह से पुण्यालन के पास जाता है। उस वक्त रुक्मिणी की आत्मा इसके शरीर में ही होती है। पुण्यालन डिट्टो रुक्मिणी की तरह बातचीत करते रहता है, मतलब उसका मैनरिज्म, उसका बात करने का तरीका। सिद्धू का चाचा डरते डरते ही कहने लगता है कि माँ तुम क्यों इस लड़के के शरीर में हो, इसे छोड़कर चली जाओ माँ। पुण्यालन कहने लगता है, मतलब वही रुक्मिणी कहने लगती है कि दुनिया में रहने का मेरा एक मकसद है, उस काम को करने के बाद मैं खुद ब खुद यहाँ से चली जाऊंगी। इसका बिहेवियर देखकर सिद्धू का चाचा डर के मारे कमरे से बाहर ही आ जाता है। खैर दूसरे दिन वो वेदिका इन तीनों के पास आकर यही बात पूछने लगती है, क्या आखिरकार तुम तीनों के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, क्या हो रहा है। पुण्यालन अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुमको ब्रेकअप कह दूंगी। सिद्धू कहने लगता है कि पुण्यालन के साथ क्या हो रहा है ये तुमको जानना है ना, चलो हमारे साथ। इस तरह से ये चारों स्टैनी नाम के एक बंदे के पास जाते हैं जो भूत भगाने का काम करता है। वहाँ पर जाते ही स्टैनी की जो रशियन असिस्टेंट होती है इन तीनों को घर के अंदर लेकर आती है। जब ये चारों घर के अंदर आते हैं तो वो बंदा स्टैनी चारों को देखकर यही सवाल पूछने लगता है कि मैं कौन से भूत को भगाऊं। सिद्धू इस स्टैनी को जो हुआ वो बताने लगता है कि पुण्यालन के बॉडी में इसकी दादी माँ की आत्मा है। यह सुनने के बाद वो बंदा स्टैनी कुछ मंत्र वगैरह पढ़ने पर पुण्यालन के शरीर में जो दादी माँ होती है वो बाहर आती है। रुक्मिणी की आत्मा से बात करते हुए कहने लगता है, कह रहे हो दादी माँ इस लड़के के शरीर को छोड़कर चली जाओ अपनी दुनिया में। अरे ये तो बस छोटा लड़का है, इसके शरीर में आकर क्यों तंग कर रही हो, इसको तो और लंबा जीना है, तुम्हारी जिंदगी तो खत्म हो गई, छोड़कर चली जाओ। यह सुनने के बाद रुक्मिणी की आत्मा बहुत ही गुस्से से स्टैनी से कहने लगती है कि मैं इतना जल्दी इस लड़के के शरीर से नहीं जाऊंगी। इस दुनिया में मेरा एक काम है, मैं अपने साथ
माधवन को भी ले जाऊंगी। स्टैनी पूछने लगता है कि तुम्हारी दादी माँ किसको मारने की बात कर रही है और ये माधवन कौन है, किसको अपने साथ ले जाने वाली है। सिद्धू कहने लगता है कि वो माधवन और कोई नहीं, हमारे दादाजी ही है। स्टैनी और सिद्धू के फ्रेंड्स शॉक में रह जाते हैं। स्टैनी कहने लगता है तुम्हारी दादी माँ की आत्मा इतना आसानी से नहीं जाने वाली। हमारे दादाजी के ऊपर बहुत गुस्सा है। इस आत्मा को परमानेंटली भगाने के लिए तुम्हारी दादी माँ की अस्थियां चाहिए। सिद्धू कहने लगता है हाँ, मैं अपने दादाजी के पास से थोड़े से अस्थियां ही लेकर आया हूँ, बाकी अस्थियां मेरे दादाजी के पास ही है। सो बाकी अस्थियों को वापस लाने के लिए सिद्धू अपने फ्रेंड्स के साथ दोबारा अपने गांव पर आता है। वहाँ पर सिद्धू का दादा माधवन दूसरी औरत के साथ गुलछरे उड़ा रहा होता है। तभी ये चीज पुण्यारन मतलब वही रुक्मिणी देखकर उस औरत को भगा भगा कर मारने लगती है कि मेरे मरने के बाद तुम मेरे पति से गुलछरे उड़ाने लगी। माधवन को भी बहुत मारने पीटने लगती है। अरे माधवन, मुझे मरे हुए 20 दिन भी नहीं हुआ और तभी से तुम अपना बिस्तर गर्म करने की कोशिश में हो। पुण्यालन की हरकतें देखकर माधवन बेहोश हो जाता है कि ये बंदा क्यों रुक्मिणी की तरह बात कर रहा है। थोड़ी देर के बाद वो माधवन होश में आते ही सिद्धू से यही सवाल पूछने लगता है कि सिद्धू, मैंने तुमको तुम्हारी दादी माँ की अस्थियां दिया था, क्या तुमने गंगा नदी में बहा दिया? सिद्धू पुण्यालन के कांड को अपने दादाजी को बताने लगता है कि उसने क्या कांड किया। उसके ही कांड की वजह से इसकी दादी माँ की आत्मा पुण्यालन के शरीर में आ गई। दूसरी तरफ उस पुण्यालन को एक पेड़ से बांध के रखते हैं। अगर इसको छोड़ दिया तो ये माधवन को मार देगा। रुक्मिणी की आत्मा कहने लगती है कि माधवन, मैं तुमको यहाँ से लेकर ही जाऊंगी, तुम मुझसे नहीं बच सकते। तुम मुझे मारकर बगल वाली औरत के साथ गुलछरे उड़ा रहे हो। यह पर सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। रुक्मिणी मरने से पहले उस रात रुक्मिणी खाना खा रही होती है। उस वक्त भी माधवन बगल वाली औरत को लाइन मारते रहता है। रुक्मिणी अपने हस्बैंड के बारे में अच्छे से जानती होती है। हल्के से डांटने लगती है कि अगली बार तुमने किसी भी औरत को आंख उठाकर देखा तो एक बड़ा पत्थर लेकर तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। अब रुक्मिणी खाना खाते समय खाना इसके गले में फंस जाता है। इशारों इशारों से ही अपने हस्बैंड को मदद मांगने लगती है तो माधवन हेल्प करने के बहाने से रुक्मिणी के सर पर जोर से मारने लगता है, जिसकी वजह से बेचारी रुक्मिणी मर जाती है। सो प्रेजेंट पर पुण्यालन यही सारी चीजें माधवन को बताते रहता है कि तुमने जानबूझकर मुझे मार दिया ताकि तुम उस बगल वाली चुड़ैल के साथ अपना बिस्तर गर्म करे। माधवन भी कहने लगता है, अरे रुको, मैंने तुमको जानबूझकर नहीं मारा, गलती से तुम मर गई। लेकिन वो रुक्मिणी की आत्मा नहीं मानती, यही बात कहने लगती है कि मैं तुमको अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। तभी रुक्मिणी का बेटा रुक्मिणी के पास आकर कहने लगता है कि अगर तुम मारना चाहती हो तो घर के सारे लोगों को मार दो। इस तरह से अपने बच्चे को भी सामने रखता है। इस लड़के के शरीर को छोड़कर चली जाओ माँ। तो इस बच्चे को देखकर रुक्मिणी बहुत इमोशनल होने लगती है। उसी वक्त माधवन पीछे से लकड़ी से इसके सर पर वार कर देता है, जिसकी वजह से पुण्यालन बेहोश हो जाता है। अगर पुण्यालन यहाँ पर रहेगा तो और प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए सिद्धू और शंकरन पुण्यालन को लेकर वापस हॉस्टल पर आ जाते हैं। अब ये लोग जिस काम के लिए गए थे वो काम तो हुआ नहीं, मतलब रुक्मिणी की अस्थियां वापस लेकर आना। सो सिद्धू इन दोनों से पूछने लगता है कि तुम दोनों ने उस पान मसाला डिब्बे को कहाँ पर फेंका, किस एंगल से फेंका। अब ये दोनों तो हॉस्टल के बाहर फेंका होता है, तो वहाँ पर जाकर उस डिब्बे को फाइंड आउट करके जब वापस स्टैनी के पास जा रहे होते हैं तो ये चीज देखकर बगल वाले हॉस्टल के लड़के इन तीनों पर हमला करने लगते हैं। जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है। इसी दरमियान में पुण्यालन के शरीर में दोबारा रुक्मिणी की आत्मा आती है। कुंफू, कराटे, कलरी, अपना टैलेंट सब कुछ इस्तेमाल करके जबरदस्त तरीके से फाइट करने लगती है ये भी। सो फाइनली उन लोगों से बचकर ये चारों स्टैनी के घर पर आते हैं, लेकिन इस घर में कोई भी इनको नजर ही नहीं आता। जब दूसरे कमरे में जाते हैं तो वो स्टैनी उल्टा लटक रहा होता है। पूछने लगते हैं, अरे सर, आपकी हालत ऐसा किसने किया? स्टैनी कहने लगता है कि मेरे पास जो असिस्टेंट थी रशियन, उसने मेरे सारे सामान और पैसे लेकर इंडिया छोड़कर भाग रही है। मुझे फटाफट से एयरपोर्ट जाकर उसे पकड़ना होगा। सिद्धू रिक्वेस्ट करने लगता है कि सर आप अपने असिस्टेंट को बाद में पकड़ लेना, पहले मेरे फ्रेंड के अंदर जो आत्मा है उसको भगाइए प्लीज। तो स्टैनी भी ठीक है समझकर भूत भगाने का काम शुरू करता है, लेकिन शॉकिंगली उस पान मसाला डिब्बे के अंदर अस्थियां नहीं बल्कि दूसरा पाउडर होता है। रुक्मिणी की आत्मा दोबारा पुण्यालन के शरीर में आने पर वो बहुत ही वाइल्ड होने लगता है। अब टेम्पररी इसको काम करने के लिए पुण्यालन के ऊपर कुछ पाउडर वगैरह छिड़क कर स्टैनी एयरपोर्ट पर जाने लगता है अपने उस असिस्टेंट को पकड़ने के लिए। सिद्धू और उसके फ्रेंड्स यही सोचने लगते हैं कि शायद इसकी दादी माँ की आत्मा यहाँ से भाग गई, लेकिन जब शीशे में देखते हैं तो पुण्यालन के बदले रुक्मिणी ही नजर आती है। यहाँ पर एक और बात यह है कि ये स्टैनी यहाँ से जाने से पहले अपने घर के सारे भूतों को रिलीज कर चुका होता है, तो वो सारे भूत इनको राउंड अप कर लेते हैं, बाहर ही नहीं जाने देते। उसी वक्त एक वॉच में 12 बजने पर घंटी बजने लगती है। उस घंटी की आवाज सुनकर पुण्यालन नॉर्मल होने लगता है, मतलब अपने दोस्तों से अच्छे से बात करने लगता है।
जब शीशे में देखते हैं तो इन लोगों को रुक्मिणी की आत्मा नजर नहीं आती। उसी वक्त दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि रुक्मिणी का हस्बैंड माधवन अपने कपड़े शपड़े पैक करके जब अपने घर से बाहर जाने ही वाला होता है, उसी वक्त दरवाजे के ऊपर जो रुक्मिणी की फोटो लगी होती है वो टूटकर इसके सर पर गिर जाती है। दूसरी तरफ वो बंदा स्टैनी जो एयरपोर्ट के पास जा रहा होता है ना, तो उसके साथ एक हॉस्टल वाला बंदा भी होता है। जब स्टैनी को सिगरेट पीने की इच्छा होती है तो वो दूसरा बंदा पान मसाले का डिब्बा इसको देने लगता है। शॉकिंगली ये पान मसाले का डिब्बा वही होता है जो शंकरन ने बाहर फेंका था। मतलब वो डिब्बा इस बंदे को मिलने पर ये बंदा अपने साथ ही रख लेता है। सो जब स्टैनी उस पान मसाले को कंज्यूम करता है तो रुक्मिणी की आत्मा इसके शरीर में आ जाती है। सुबह होने के बाद हम माधवन को देखते हैं जो गोवा में जाकर एंजॉय करते रहता है। तभी माधवन को एक आवाज सुनाई देती है कि माधवन। जब माधवन पलट कर देखता है तो इसके बगल में वो स्टैनी होता है। कहने लगता है कि तुम जहाँ पर भी जाओ मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। इस तरह से इस पर हमला करने लगता है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।